चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। आमतौर पर ये चैप्टर बोरिंग लगता है, लेकिन उसका रीज़न ये होता है कि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझते नहीं हैं। और ये चैप्टर हमें वो एस्पेक्ट दिखाएगा जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, और हम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते कि मॉडर्न वर्ल्ड के बनने में प्रिंट ने भी कोई कंट्रीब्यूशन दिया होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम वही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो जब भी हम देखते हैं हमें प्रिंट एवरीवेयर दिखाई देता है, हर जगह प्रिंट दिखाई देता है। हमारी नोट जो बुक देखेंगे उसके अंदर प्रिंट दिखाई देता है, न्यूज़पेपर देखते हैं वहाँ प्रिंट देखने को मिलता है, अगर हम कहीं पंपलेट वगैरह देखते हैं वहाँ प्रिंट हमें देखने को मिलता है। और आज तो ऐसा हो गया है कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया है इमेजिन करना विदाउट प्रिंट, कि प्रिंट के बगैर लाइफ कैसी होगी, इमेजिन करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो अब ये जो प्रिंट है ना, इसकी हम हिस्ट्री क्या है, हमारे अंदर ये सवाल पैदा होते हैं कि इस प्रिंट की हिस्ट्री क्या है, और कब ये जो प्रिंट है ये लिटरेचर के तौर पर सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ था, और इसने किस तरीके से हेल्प किया मॉडर्न वर्ल्ड के बनने में। ठीक है, ये सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रिंट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। और ये जो प्रिंट स्टार्ट होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ईस्ट एशिया से, और फिर ये किस तरीके से यूरोप में जाता है और किस तरीके से इंडिया में आता है। दूसरा, ये जो प्रिंट की जो टेक्नोलॉजी जो सेपरेट हो रही थी, जो फैल रही थी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इस प्रिंट ने सोशल लाइफ और कल्चर लाइफ के अंदर किस तरीके से चेंज किया है, या प्रिंट आने के बाद सोशल और कल्चरल लाइफ में किस तरीके से चेंज हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि आपका जो टॉपिक होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद में उस टॉपिक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके सामने मैंने 1 करके एक्सप्लेन किया है, जो सेकंड पैराग्राफ है उसके सामने मैंने 2 करके एक्सप्लेन किया है। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक के पहले पैराग्राफ में क्या स्टोरी है। ठीक है, तो द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पहले पैराग्राफ में हमें जानने को मिलेगा कि अर्लीस्ट जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी ना, वो सबसे पहले कहाँ आई थी, चाइना में, जापान में और कोरिया में। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि ईस्ट एशिया से प्रिंट यूरोप और इंडिया में कैसे गया, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे चाइना, जापान और कोरिया, ये कहाँ पर हैं, ये ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो कहाँ आई थी, चाइना, जापान और कोरिया के अंदर। अब 594 AD के अंदर क्या होता है, चाइना के अंदर हमें वुड ब्लॉक प्रिंटिंग देखने को मिलती है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, जैसे आप कभी मेले वगैरह में जाते हैं तो मेहंदी लगाने के लिए इस तरीके से आपको मिलता है, और ये क्या करते हैं, इंक के अंदर इसको डुबोते हैं और प्रिंट कर देते हैं आपके हाथ के ऊपर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से सबसे पहले जो चाइना के अंदर जो प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी आई थी वो यही टेक्नोलॉजी थी। और ये क्या करते थे, लकड़ी जो होती थी उसके ऊपर उन चीज़ों को छाप देते थे। ठीक है, और उसके बाद उसको किसी पेपर वगैरह पर छाप देते थे। इसी को किस चीज़ से नाम जाना जाता है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी थी, कहाँ आई थी, चाइना में। उसके बाद एक टर्म हमें पढ़नी पड़ेगी, अकॉर्डियन बुक। अकॉर्डियन बुक क्या थी, देखो ये इमेज में आपको ये बुक दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता था, जो पेपर होता था उसके ऊपर अगर हम इस तरीके से मान लो उसके ऊपर छापते हैं तो क्या होता था, उसके दूसरी साइड उसकी जो इंक होती थी वो हमें दिखाई देती थी। पेपर जो होता है वो पतला होता था, तो इस वजह से वो क्या करते थे, पेपर के सिर्फ एक साइड ही इसको छापते थे, दूसरे साइड को खाली छोड़ देते थे, और उसके बाद उसको क्या करते थे, सील देते थे। ठीक है, तो वो इस तरीके की बुक हो जाती थी कि एक पेज के एक साइड में लिखा जाता था, दूसरा साइड खाली छोड़ देते थे। ठीक है, जैसे इस पेपर के इस साइड में हम लोगों ने लिखा और इसके दूसरे साइड में लिखा, बीच में ये इस तरीके से मोड़ देने से क्या होता है, वो दूसरा जो साइड होता है वो खाली रह जाता है। तो इस तरीके की जो बुक होती थी उसको
अकॉर्डियन बुक्स के नाम से जानते थे। तो चाइना के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है, अकॉर्डियन बुक आ जाती हैं, और इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? स्किल्ड क्राफ्टमैन की जरूरत पड़ती है। किस चीज़ के लिए? जैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करने के लिए, इसको छापने के लिए, ठीक है, इसकी कारीगरी को करने के लिए, तो हमें स्किल्ड क्राफ्टमैन की जरूरत पड़ती थी, जो क्या कर सकें, बिल्कुल डुप्लीकेट छापने के लिए एक्यूरेसी के साथ इस तरीके से छाप पाएं। और कैलीग्राफी क्या बोला जाता है? जो खूबसूरत राइटिंग का जो स्टाइल होता है उसको कैलीग्राफी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं कि इंपीरियल स्टेट इन चाइना, यानी कि आप एक तरीके से ये मान लो, चाइना के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स की जो रिक्रूटमेंट होती थी ना, ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, जैसे मान लो अपने यहाँ यूपीएससी जो सिलेक्ट करती है बच्चों को, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है जिसको हम सिविल सर्विसेज बोलते हैं, उसी तरीके का वहाँ पर एक प्रोसेस होता था, जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स को जो रिक्रूट किया जाता था वो किसके थ्रू किया जाता था? सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू रिक्रूट किया जाता था। और उसके लिए जो टेक्स्ट बुक होती थी, उनको पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक की जरूरत होती थी, और उसको टेक्स्ट बुक प्रिंट करने के लिए जो वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी वो स्पॉन्सर करती थी टेक्स्ट बुक प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और 16वीं सेंचुरी में क्या होता है? इस सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट इंक्रीज हो जाते हैं, और इसके साथ प्रिंटेड जो बुक होती हैं वो भी इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। फिर हम थर्ड पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं कि जो 17वीं सेंचुरी होती है ना, उसमें वहाँ पर अर्बन कल्चर आ जाता है। अर्बन कल्चर जैसे शहरी लोग शहरों में रहना स्टार्ट कर देते हैं, उससे जो अपना प्रिंट होता है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। डाइवर्सिफाइड मतलब अलग तरीके से इन द सेंस, जैसे शहरों में कई तरीके के लोग रहते हैं, पैसे वाले भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, ठीक है। तो वो सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं। जैसे ट्रेड की इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा जो रिच वुमेन होती हैं वो भी अपना लिखना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कहानियाँ हमें देखने को मिलती है। तो अर्बन कल्चर जब बढ़ता है वहाँ पर, तो इससे प्रिंट हमारा डाइवर्सिफाई हो जाता है। डाइवर्सिफाई मतलब कई तरीके का प्रिंट लिखना स्टार्ट हो जाता है। मैं ऑटोबायोग्राफी लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और कोई और कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से प्रिंट हमारा डाइवर्सिफाई हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? जब प्रिंट डाइवर्सिफाई हो जाता है ना, तो उससे न्यू रीडिंग कल्चर सामने आता है। न्यू रीडिंग कल्चर मतलब जब अलग अलग तरीके के लोग लिखेंगे, मान लो कोई बिजनेसमैन लिखेगा तो उसको नए नए बिजनेसमैन आएंगे, वो उसको पढ़ेंगे। तो जो अपना प्रिंट डाइवर्सिफाई हुआ था उससे एक न्यू रीडिंग कल्चर क्रिएट हो जाता है। उसके साथ में एक न्यू टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है। न्यू टेक्नोलॉजी क्या थी? वो न्यू टेक्नोलॉजी क्या थी कि जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स थी ना, और जो मैकेनिकल प्रेस थी, वो कहाँ आ जाती हैं? चाइना में आ जाती है। ये वाली जो हम बात कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी वाली, ये काफ़ी टाइम बाद की है, जब यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद में वो लोग क्या आते हैं? चाइना के अंदर आते हैं। और चाइना के अंदर जैसे अपने इंडिया में भी काफ़ी लोग यूरोप वगैरह से आए थे, ठीक उसी तरीके से चाइना में आते हैं। और चाइना का एक शहर होता है जिसका नाम क्या होता है? संघाई। क्या नाम होता है? संघाई। और ये संघाई जो होता है, ये वेस्टर्न पावर यहाँ पर आकर अपनी आउटपोस्ट इस्टेब्लिश कर लेती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बन जाता है? एक हब बन जाता है न्यू प्रिंट कल्चर का, ठीक है। और जो हैंड प्रिंटिंग थी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे किस चीज़ में शिफ्ट हो जाती है? मैकेनिकल प्रिंटिंग में। मैकेनिकल प्रिंटिंग का मतलब क्या है? मैकेनिकल प्रिंटिंग का मतलब आजकल जो मशीन वगैरह जो आ जाती है ना, उस तरीके से आप मान सकते हो। हैंड प्रिंटिंग को अच्छे से हम किस तरीके से समझ सकते हैं? जैसे हम अपने हैंड को मान लो इंक में डुबोते हैं और एक पेपर पर छाप देते हैं तो वो छप जाता है, ठीक उसी तरीके से उसको हैंड प्रिंटिंग, इस वजह से इसका नाम पड़ता है। और जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये भी किसका मेथड है? हैंड प्रिंटिंग का मेथड है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो फर्स्ट प्रिंटेड जो बुक थी, इस वाले टॉपिक में हमने पढ़ना शुरू किया कि अर्लीस्ट जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो कहाँ आई थी? चाइना, जापान, कोरिया, ईस्ट एशिया वाले पार्ट में। 594 AD के अंदर चाइना के अंदर क्या देखने को मिलता है? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग देखने को मिलती है, अकॉर्डियन बुक्स देखने को मिलती है। और इसके लिए
स्किल्ड क्राफ्टमैन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, जो इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना था वो अपने ब्यूरोक्रेट्स की रिक्रूटमेंट करता था। किसके थ्रू करता था? सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू। और इसके लिए टेक्स्ट बुक प्रिंट करने के लिए जरूरत पड़ती थी पढ़ने के लिए, और इसलिए इंपीरियल स्टेट जो था चाइना वो स्पॉन्सर करता था। उसके बाद में 16वीं सेंचुरी में कैंडिडेट इंक्रीज होते हैं, प्रिंटिंग बुक भी इंक्रीज होती हैं। 17वीं सेंचुरी में क्या होता है, अर्बन कल्चर हमें देखने को मिलता है और उससे प्रिंट क्या होता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखा हमने कि न्यू रीडिंग कल्चर आता है, किसकी वजह से? जो प्रिंट डाइवर्सिफाई हो रहा था उसकी वजह से। साथ में हमने नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। नई टेक्नोलॉजी क्या थी कि जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स थी वो चाइना में आ जाती हैं। किस तरीके से आ जाती है कि वेस्टर्न वाले जो लोग होते थे वो अपनी आउटपोस्ट इस्टेब्लिश करते हैं चाइना में, और वहाँ पर एक शहर होता है संघाई, वो हब बन जाता है न्यू प्रिंट कल्चर का। और इससे हैंड प्रिंटिंग जो होती है वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाती है मैकेनिकल प्रिंटिंग के अंदर। ठीक है, अब हम इसके बाद देखने वाले हैं जो प्रिंट होता है हमने चाइना में देख लिया, अब ये जापान के अंदर कैसे जाता है। तो जो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे, बुद्धिस्ट मिशनरीज का मतलब बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों की यात्राएं करते थे, उसको हम बुद्धिस्ट मिशनरीज कहते थे। ठीक है, ये चाइना से जो अपनी हैंड प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी थी उसको कहाँ लेकर आते हैं? जापान में लेकर आते हैं। और कब इंट्रोड्यूस करते हैं? 768 टू 770 तक। तो 868 के अंदर इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डायमंड सूत्रा नामक एक पहली बुक प्रिंट की जाती है, और ये ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, 6 शीट ऑफ टेक्स्ट था जिसके ऊपर वुड कट के ऊपर इलिस्ट्रेशन किया गया था। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अपने मैंने बताया ना वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी तो वो लकड़ी के ऊपर उसको छाप लेते थे पहले, तो उसी तरीके से 6 शीट थी जो लिखी हुई थी लकड़ी के ऊपर। आया समझ में? उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह से क्या होता है, पिक्चर भी प्रिंट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो टेक्स्ट उस पर प्रिंट करते थे ना, ठीक उसी तरीके से उस पर पिक्चर छापने लगे, और अब वो भी प्रिंटिंग का पार्ट हो गई। किस चीज पर छापते थे? टेक्सटाइल वगैरह पे, प्लेइंग कार्ड वगैरह पे, पेपर मनी वगैरह पे। ठीक है, और जब ये टेक्नोलॉजी आती है तो इससे बुक्स चीप हो जाती हैं और बहुत बड़ी मात्रा में मार्केट में आ जाती है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, अब जब हम आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो प्रिंटिंग के अंदर जो विजुअल मटेरियल आया था ना, विजुअल मटेरियल का मतलब क्या हो गया, जो इमेज वगैरह छपना स्टार्ट हो गई थी, उसकी वजह से क्या होता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और लेट 19वीं सेंचुरी में क्या होता है, ईडो एक शहर होता है जापान का जिसको आज के टाइम पे टोक्यो के नाम से जाने जाता है। यहाँ पे जो अर्बन कल्चर इंक्रीज होता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह जो बुक स्टोर वगैरह होते हैं ये पैक्ड हो जाते हैं। किस चीज़ से? हैंड प्रिंटिंग मटेरियल से। और ये जो हैंड प्रिंटिंग मटेरियल्स था ये वेरियस टाइप्स था, जैसे वुमेन ने अपनी बुक लिख दी, ठीक है, कुकिंग वगैरह के बारे में बुक लिख दी, जो हमने पढ़ा कि जो अपना प्रिंट था वो डाइवर्सिफाई हो गया। उसी तरीके से कई तरीके की बुक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर बताया गया है कीतागाओ उतामारो एक व्यक्ति होता है, एक आर्टिस्ट होता है। इसने एक न्यू आर्ट खोजी जिसका नाम क्या था, उकियो। उकियो क्या था? उकियो सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझ लो, जैसा सीन हमें दिखाई दे रहा है रियल लाइफ वाला, उसको पेंटिंग बनाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग चाय पी रहे हैं किसी टी स्टॉल पर और उसको ठीक एज इट इज ऐसा ही बना देना, उस तरीके की जो आर्ट थी उसको उकियो के नाम से जानते थे हम लोग। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट पैराग्राफ हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है प्रिंट कम्स इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर प्रिंट कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा प्रिंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ईस्ट एशिया से। तो उसके अंदर हमने चाइना के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा जापान के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा था ईस्ट एशिया से यूरोप में आया। अब हम ये देखते हैं कि यूरोप में कैसे आता है। उससे पहले इस बुक्स के अंदर हम देख लेते हैं, एक बुक थी जिसका नाम क्या था, जिकजी, और ये कोरिया की ओल्डेस्ट बुक थी जो मूवेबल मेटल टाइप प्रिंट हुई थी। मूवेबल मेटल टाइप मतलब क्या हो गया, ये जो आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर ये जो अल्फाबेट दिख रहे हैं ना,
ये इस तरीके से बनाए जाते थे और इस एक अल्फ़ाबेट को उठाकर दूसरी जगह कहीं भी रखा जा सकता था। तो जो उनको लिखना होता था ना, इन लेटर को उठा के दूसरी जगह इस तरीके से रख दिया जाता था। उसके बाद इसके ऊपर इंक लगाई जाती थी और उसको किसी पेज वगैरह पे प्रिंट कर लिया जाता था। ये मूवेबल मेटल टाइप प्रिंटिंग होती थी। ठीक है, ये एक बॉक्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि ये प्रिंट यूरोप के अंदर कैसे आता है। तो चाइना का जो पेपर था ना, वो किसके थ्रू गया था? सिल्क रूट के थ्रू गया था। कहाँ गया था? यूरोप में गया था। सिल्क रूट क्या है कि पुराने टाइम में सिल्क को ले जाने के लिए जो रास्ता होता था उसी को हमने सिल्क रूट का नाम रख दिया। और चाइनीज पेपर जब यूरोप के अंदर जाता है तो उससे पॉसिबल होता है प्रोडक्शन किस चीज़ का? मैन्युस्क्रिप्ट्स का। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? मेन्यू प्लस स्क्रिप्ट। मेन्यू मतलब जो हाथ से लिखा जाता है, तो जो हाथ से लिखा जाता है उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे आपकी जो नोटबुक होगी वो आपने हाथ से लिखी है ना, इसका मतलब वो एक मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, 1295 के अंदर क्या होता है? मार्को पोलो नाम का एक व्यक्ति होता है, वो अपने साथ क्या लेकर जाता है? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ लेकर जाता है? इटली में लेकर जाता है। और इटली से ये टेक्नोलॉजी यूरोप के अंदर फैल जाती है। और इस तरीके से यूरोप के अंदर दो टाइप की टेक्नोलॉजी हो जाती है प्रिंट करने के लिए। कौन सी? पहली जो होती है वो होती है हैंड रिटन ऑन एक्सपेंसिव वैल्यूम। तो वैल्यूम क्या होता था? जैसे कोई एनिमल वगैरह की स्किन वगैरह पर लिखते थे। अब एनिमल की स्किन वगैरह पर लिखते थे तो वो बहुत महंगा आता था। ठीक है, तो इस तरीके की जो हैंड राइटिंग थी उसको कौन लोग परचेज करते थे? रिच लोग और एरिस्टोक्रेटिक जो लोग होते थे, पैसे वाले लोग ही खरीदेंगे। दूसरा, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई थी ये सस्ती होती थी और इसको कौन खरीदते थे? मर्चेंट और स्टूडेंट। हालांकि इन लोगों का मजाक भी बनाया जाता था, ये सस्ती सस्ती चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन इनका काम इसी से निकल रहा था। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे बुक की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज होती है और दूसरे कंट्रीज में बुक वगैरह को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस एक्सपेंडेड डिमांड को मीट करने के लिए हमें सब्सक्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स की जरूरत होती है। स्क्राइब्स क्या होते हैं? जो लिखने वाले राइटर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले इनको जॉब पर कौन रखता था? जो पैसे वाले जो लोग होते थे ना, वही इनको जॉब पर रखते थे। लेकिन अब जब बुक की डिमांड बढ़ी ना, तो इनको बुक सेलर वाले लोग भी जॉब पर रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है ना, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था जो बुक की डिमांड हो रही थी उसको। यानी कि जिस तरीके से बुक की डिमांड बढ़ रही थी उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है ना वो पॉपुलर होती जा रही थी। ठीक है, अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पॉपुलर क्यों होती जा रही थी? क्योंकि जो हैंड राइटन जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ना, जो वॉल्यूम वगैरह पे छपती थी, उनके कुछ सेटबैक थे। सेटबैक क्या थे? पहले तो बहुत महंगी होती थी, दूसरा हाथ से लिखने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और दूसरा वो पढ़ने में भी ईजी नहीं रहती थी। जैसे मेरी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो उसको पढ़ना आसान नहीं होता था। ठीक है, तो इस वजह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग धीरे धीरे फेमस होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जो क्विकर और चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट, ऐसी टेक्निक की हमें ज़रूरत फील हुई जो उससे भी ज़्यादा जल्दी और सस्ते में हमें प्रिंट उपलब्ध करा दे। और ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी फाइंड आउट करें। और ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइंड आउट किसने की? जोहान गुटेनबर्ग ने। और वो टेक्नोलॉजी क्या थी? फास्ट प्रिंटिंग प्रेस। और ये कब लगाई गई? 1430s के अंदर। ये पीछे जो एस लगा हुआ है इसका मतलब ये 10 सालों की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1430 से लेकर के और ये 1439 इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? चलिए अब हम उस टेक्नोलॉजी को जान लेते हैं। वो टेक्नोलॉजी क्या थी? गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तो गुटेनबर्ग एक व्यक्ति था, उसका जो बचपन था, उसने बचपन से क्या देखा था? वाइन और जो ओलिव की जो प्रेस होती थी उसको उसने बचपन से देखा था। ओलिव की प्रेस कैसे? जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हैं ना, इसको इस तरीके से, ये जो हैंडल है ना, इसको घुमाया जाता है और ये नीचे की तरफ प्रेशर देता है, दबाव बनाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका ऑयल निकलता है। ठीक है,
और दूसरा वो गोल्ड स्मिथ था, ठीक है। तो उसके बाद उसको क्या देखने को मिलता है, इन दोनों नॉलेज का यूज करने के बाद में जो ओलिव की जो प्रेस थी ना, उसने उसको मॉडल प्रोवाइड किया प्रिंटिंग प्रेस का। और जो गोल्ड स्मिथ था ना, उसकी वजह से उसने क्या किया, वो जो जैसे गोल्ड स्मिथ जो होता है वो क्या करता है, गोल्ड को जिस शेप में चाहे उस शेप में बना देता है। इसी तरीके से उसने लेटर बनाना शुरू किया, ठीक है, उस नॉलेज का यूज करके लेटर ऑफ अल्फाबेट मेटल के उसने बनाने शुरू कर दिए। और इस तरीके की हमारी प्रिंटिंग प्रेस सामने आती है। ये इसको इस तरीके से घुमाता है, ये नीचे की तरफ प्रेशर देता है और नीचे एक प्लेट होती है जिसके ऊपर लेटर छपे हुए होते हैं, ठीक है। इस टेक्निक से न्यू प्रिंटिंग प्रेस जनरेट होती है, बनाई जाती है, इन्वेंशन होता है। और इससे जो फर्स्ट बुक प्रिंट होती है उसका नाम बाइबल है। उसकी 180 कॉपी छापी जाती हैं 3 साल के अंदर। और ये टाइम उस टाइम के हिसाब से बहुत कम था और इस वजह से न्यू टेक्निक आ जाती है और ये किसको रिप्लेस कर देती है, जो बुक हैंड से प्रिंट होती थी उस टेक्नोलॉजी को रिमूव कर देती है, धीरे धीरे रिप्लेस कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, इस तरीके से बुकों को छापते हैं। तो ये जो प्रिंट करते थे इस तरीके से, वो सिर्फ बीच में प्रिंटिंग करते थे, साइड वाले पार्ट को खाली छोड़ देते थे। स्पेस को क्यों छोड़ते थे, डेकोरेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे फूल पत्ते वगैरह बना दिए जाते थे और जो खरीदने वाले लोग होते थे वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, मैं ज़्यादा पैसे दूंगा तुम इस तरीके से इसको प्रिंट कर दो, इसको यहाँ पे साइड में पैटर्न बना दो। तो इस तरीके से ये डिजाइन किया जाता था साइड वाले पार्ट में, किसके अकॉर्डिंग, जो इसके परचेजर होते थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि 1450 टू 1550 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो प्रिंटिंग प्रेस थी ना, ये जो टेक्नोलॉजी आई थी, ये अदर कंट्री ऑफ यूरोप में सेटअप होना स्टार्ट हो जाती है। और जो जर्मनी वाले लोग थे वो ट्रैवल करते हैं अदर कंट्री में, क्यों करते हैं, काम की तलाश में, और ये जो न्यू प्रेस है इसको सेटअप करने के लिए, हेल्प के लिए, ठीक है। और इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, इसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि बुक का जो प्रोडक्शन होता है बड़ी मात्रा में होता है। इसका अंदाजा हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि 15th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था उस टाइम 20 मिलियंस बुक्स होती थी और 16th सेंचुरी के अंदर 200 मिलियंस बुक्स हमें देखने को मिलती है। और इससे जो अपनी हैंड प्रिंटिंग होती है ये मैकेनिकल प्रिंट में कन्वर्ट होती है और इसी से हमें प्रिंट रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा है उसको क्विक रिवीजन लेंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले हमने देखा हर जगह हमें प्रिंट देखने को मिलता है, उसके बगैर इमेजिन करना भी डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट जो प्रिंटिंग बुक थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी थी वो ईस्ट एशिया में आई थी। चाइना में हमें वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और अकॉर्डियन बुक देखने को मिलती है, ठीक है। इंपीरियल स्टेट इन चाइना है, वो ब्यूरोक्रेट्स की रिक्रूट करता था सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, इसलिए वो टेक्स्ट बुक को क्या करता है, स्पॉन्सर करता है। कैंडिडेट इंक्रीज होते हैं, इसकी वजह से प्रिंटेड बुक भी इंक्रीज होती हैं। अर्बन कल्चर की वजह से प्रिंट डाइवर्सिफाई होता है, ठीक है। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है और ये न्यू टेक्नोलॉजी क्या थी, वेस्टर्न प्रिंटिंग प्रेस और मैकेनिकल प्रेस। ये चाइना में कैसे आती हैं, वहीं हम लोगों ने देखा यूरोप वाले अपने आउटपोस्ट सेटअप करते हैं चाइना के पार्ट में, संघाई में, शहर में, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर संघाई क्या होता है, न्यू प्रिंट कल्चर के तौर पर निकल कर सामने आता है। हैंड प्रिंटिंग ग्रेजुअली मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जापान के अंदर अगर हम प्रिंटिंग की बात करें कैसे आ जाती है, तो बुद्धिस्ट मिशनरी चाइना से इसको जापान के अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ की पहली जो ओल्डेस्ट बुक थी वो डायमंड सूत्रा थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पिक्चर वगैरह प्रिंट होना स्टार्ट हो जाती हैं और बुक वगैरह सस्ती हो जाती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि टोक्यो वगैरह में अर्बन कल्चर हमें देखने को मिलता है, वहीं प्रिंट डाइवर्सिफाई होता है। लाइब्रेरी वगैरह में, बुक स्टोर वगैरह में हमें काफ़ी तरीके का जो हैंड प्रिंटेड मटेरियल देखने को मिलता है, ठीक है। जब प्रिंट यूरोप के अंदर कैसे आता है, चाइनीज पेपर सिल्क रूट के थ्रू गया था, मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ पर छपना शुरू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मार्को पोलो होता था, वो अपने साथ ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इटली लेकर जाता है, इटली से ये यूरोप में जाती है। 2 तरीके की हमें प्रिंटिंग देखने को मिलती है यूरोप में। पहला
जो एनिमल की खाल वगैरह पे, स्किन वगैरह पे बनाते थे। दूसरा जी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, बुक की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उसके लिए नए नए जो स्क्राइब्स वगैरह हैं, स्किल हैंड राइटर्स रखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्विक और चीपर टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या करना पड़ता था, और जब हमें ज़्यादा बुक की ज़रूरत होती है तो क्विकर और चीपर रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता था, एक न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। और वो न्यू टेक्नोलॉजी कौन लेकर आता है, गुटेनबर्ग। किसके तौर पर, प्रिंटिंग प्रेस के तौर पर। गुटेनबर्ग का चाइल्डहुड में उसने ओलिव प्रेस देखी थी, गोल्डस्मिथ होता था उसका फादर, तो इस नॉलेज का यूज करके इसने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, ठीक है। होता है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको इसके नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसमें कुछ सजेशन देना है। आपके सजेशन का तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। जल्द मिलते हैं। नमस्कार।